नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतने जा रहा है महाराष्ट्र? कौन जीतेगा महाराष्ट्र का चुनाव? क्या टीम मोदी जीतने जा रही है, जिसे एनडीए कहते हैं और महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं? मोदी शाह जीतने जा रहे हैं, या फिर राहुल गांधी की टीम जीतने जा रही है, इंडिया अलायंस, जिसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कहते हैं? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। कौन जीतेगा देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र? कौन जीतेगा? अब 20 तारीख को वोटिंग है और 23 तारीख को नतीजे आने वाले, मशीन खुलने वाली है। दिन बहुत कम रह गए हैं और इस मुश्किल सवाल का आज मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, इस बार डेटा भी, जो डेटा है इलेक्शन का, सर्वेस का, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर गोदी मीडिया के चैनल्स और अखबार, इन्होंने इस बार सर्वे में हाथ नहीं डाला। जो भी वजह रही हो, चाहे वो हरियाणा में जो झटका खा गई थी मीडिया, उसकी वजह रही हो, बहरहाल सर्वेज जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस बार थोड़ा सा पीछे हट गई, बैकफुट पे, अभी तक बैकफुट पर है। लेकिन अगर आप पार्टी के इंटरनल सर्वेज देखें, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, शरद पवार की पार्टी के हों, या फिर एकनाथ शिंदे जो सर्वे करा रहे हैं, अगर आप ये सर्वे देखेंगे, हालांकि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने वो आंकड़ा भी रखने जा रहा हूँ और कुछ आंकड़ा भी रखूँगा। मिसाल के तौर पर एनडीए यानी महायुति, उसका मानना है कि वो ये चुनाव जीत रही। मानना भी चाहिए टीम मोदी को। टीम मोदी की तरफ से अजीत पवार, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनका दावा है, ऑन रिकॉर्ड दावा है कि उनका इंटरनल सर्वे यानी एनडीए का जो इंटरनल सर्वे है, वो कहता है कि इस बार ये जो नतीजे आने जा रहे हैं 23 तारीख को, 175 प्लस सीटें, 175 प्लस सीटें जो हैं वो मोदी शाह यानी महायुति को मिलने जा रही है। एनडीए जीतने जा रहा है चुनाव। 288 का हाउस है, उसमें से 175 प्लस सीट्स मिल रही, बहुमत आ रहा उनके पास, ऐसा उनका कहना है। 175 से ज्यादा सीटें महायुति को मिलेगी। अब सच्चाई तो ये है कि अजीत पवार खुद जीत जाएं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि अजीत पवार के अगेंस्ट उन्हीं के भतीजे को, उन्हीं के सगे भतीजे को चाचा शरद पवार ने उतार दिया। यानी अजीत पवार की जो फाइट है वो अपने ही भतीजे से, और लोग कह रहे हैं बड़ी टफ फाइट है। पिछली बार इसी सीट से अजीत पवार की पत्नी, उनकी बीवी को शरद पवार की बेटी ने हराया था। बहरहाल प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन है, दावे तो दावे हैं। अब अगर आप महाविकास अघाड़ी की बात करें, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के सीनियर लीडर, वेरी सीनियर लीडर पवन खेड़ा, उनका कहना है कि उनका जो इंटरनल सर्वे है, वो बता रहा है कि 165 से 170 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिल रही है, यानी सरकार महाविकास अघाड़ी की बनने जा रही है। As of today, we are standing on 165 to 70. अब दोस्तों, जाहिर तौर पर अगर आप पार्टीज़ के इंटरनल सर्वे की बात सुनेंगे और उन पर अगर आप गौर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस बार एक और मुसीबत है कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी का सर्वे भी नहीं आया है, जो भी कारण रहा हो। लेकिन फिर भी 2 सर्वे अभी तक आए हैं। एक सर्वे न्यूज़ एजेंसी का है, नेशनल न्यूज़ एजेंसी का है, और एक सोशल मीडिया कंपनी है इलेक्टोरल एज, उसका है। अगर आप इलेक्टोरल एज का सर्वे देखें, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूँगा कि इलेक्टोरल एज थोड़ा सा, इसका जो लीनिंग्स हैं आइडियोलॉजिकली, वो सेकुलर, थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ लीनिंग है। इलेक्टोरल एज के मुताबिक महाविकास अघाड़ी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनकी सरकार वहाँ बन रही। महाविकास अघाड़ी को 157 सीटें, 288 में से 157 सीटें, 145 का बहुमत है, 157 बहुमत के पार जा रही है महाविकास अघाड़ी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी की तरह इमर्ज हो रही है, विदर्भ में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही, 68 सीटें हैं। और शरद पवार की जो एनसीपी है, जिसका गढ़ जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र है, पुणे के आसपास का इलाका, 44 सीटें उनको हैं। शिवसेना, जो जिनका गढ़ मुंबई है और कोंकण एरिया है, 41 सीटें मिल रही हैं। और अगर आप मोदी जी की टीम का हाल देखें, महायुति का, यानी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, 117 सीटें, सरकार नहीं बन रही इलेक्टोरल एज के मुताबिक। और बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इमर्ज हो रही, सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ भी रही है। 79 सीट्स बीजेपी को मिल रही हैं, लेकिन सरकार नहीं बन रही।
और शिवसेना एकनाथ शिंदे को 23 और सबसे कम सीटें, जो मैं आपको कह रहा था अजीत पवार के बारे में, सबसे कम सीटें एनसीपी के अजीत पवार फैक्शन को है। जाकर अगर आप ये सर्वे देखते हैं तो सरकार महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस की बन रही है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र को लेकर एक और सर्वे आया और ये सर्वे जो है वो न्यूज़ एजेंसी का है, बड़ी न्यूज़ एजेंसी IANS, उसका सर्वे है ये। और इस सर्वे की बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है। गोदी मीडिया में, अखबारों में लगातार इस सर्वे को दिखाया जा रहा है। चौंक जाएंगे इस कंपनी के बारे में जब मैं आपको आगे बताऊंगा। IANS को इस वक्त उसका मालिक मुख्तार कौन है, वो जब आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा चौंकेंगे। लेकिन सर्वे काफ़ी बृहद है इन्होंने किया, बड़ा सिंपल साइज़ की बात कर रहे हैं ये। और ये जो कंपनी है IANS, इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, बड़ी न्यूज़ एजेंसी हिंदुस्तान की, इस पे मैं एक चीज़ क्लेरिफाई यहाँ करना चाह रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर कुछ साल पहले संपादक था, एग्जीक्यूटिव एडिटर था। मैंने कहा क्लियर कर दूँ आपको, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस कंपनी को दिसंबर 2023, पिछले साल, इंसाफ ने खरीदा। सूरत से आप पहचान गए इनको, गौतम अडानी ने इस कंपनी को खरीदा और मेजॉरिटी स्टेक्स इनके पास है, कंपनी इनके पास है। और इस कंपनी का जो सर्वे है, अब कितना आप यकीन करते हैं मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस कंपनी का जो सर्वे है IANS न्यूज़ एजेंसी का, उसमें जाहिर तौर पर, अब बात मोदी जी की है तो अब अडानी जी की कंपनी है। अडानी जी की जो कंपनी IANS, उसमें सरकार इस सर्वे में मोदी जी की बन रही, मोदी और शाह की सरकार, यानी महायुति की सरकार, NDA की सरकार बन रही है। 145 से 165, 145 ही बहुमत का मार्क है। और राइट, उन्होंने IANS ने कहा कि 145 से 165 सीटें सरकार बन रही है। महाविकास अघाड़ी को 106 और 126, यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बन रही, यानी इलेक्शन मोदी जी जीतने जा रहे हैं। अगर आप अडानी जी, गौतम अडानी की एजेंसी IANS पर भरोसा करें, उसके सर्वे पर। अब दोस्तों, अडानी जी की न्यूज़ एजेंसी IANS नई खरीदी है उन्होंने कंपनी, जाहिर तौर पे उनका जो सर्वे है मोदी जी को ही आगे रखेगा। अब मोदी जी कितना आगे जाते हैं ये तो खैर 23 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन अगर मैं सीरियस नोट पे कहूँ तो ज़मीनी हकीकत जो महाराष्ट्र की है, उसमें किसको एज है, कौन आगे, विदर्भ में कौन आगे, मराठवाड़ा में कौन आगे, मुंबई रीजन में कौन आगे, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कौन है, या फिर नॉर्थ महाराष्ट्र में कौन है। मुझे लगता है कि इसके लिए जो ज़मीन पर लोग काम कर रहे हैं, खासकर जो संपादक हैं, पत्रकार हैं, और जो कहीं ना कहीं निष्पक्ष हैं, निडर हैं, उनसे अगर बात की जाए तो आपको नब्ज़ पता लगेगी कि आज की तारीख में वोटिंग से कुछ दिन पहले महाविकास अघाड़ी आगे है या फिर टीम मोदी और शाह आगे, कौन आगे। अब ये जो सवाल हैं, ये सारे के सारे सवालों के जवाब, यक्ष प्रश्न, इनके उत्तर आपको एक्सपर्ट से मिलेंगे। और एक्सपर्ट्स जो हैं जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं जो आपके साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी होंगे, उनको आप ज़रूर सुनिएगा कि आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि कौन इस वक्त आगे, कौन इस इलेक्शन को जीत सकता है। सुधीर सूर्यवंशी इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उन्होंने विदर्भ और नॉर्थ महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, ये सारा एरिया से वो लौट के आए हैं। कंस्टिट्यूंसी वाइज उनका ब्रेकअप तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप उनको सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश पोहरे साहब होंगे, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट राइट नाउ इन महाराष्ट्र। आज की तारीख में 50 साल का तजुर्बा है, उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। और एक ओवरऑल व्यू आप उमाकांत लखेड़ा साहब का सुनिए। और मैं आप पर छोड़ता हूँ कौन आगे है, कौन महाराष्ट्र जीत रहा है, अडानी के सर्वे पे या इलेक्टोरल एज के सर्वे पे या अजीत पवार के बयान पे या पवन खेड़ा के बयान पे मत चाहिए। एक्सपर्ट्स को सुनिए, खुद तय करिए। और आगे आने वाली तारीखों में अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको फिर से कहीं ना कहीं सारे आंकड़े आपके सामने रखूँगा। प्रकाश जी, जो मेरा जो सवाल है, ये जो सर्वे है, ये जो IANS कंपनी है, न्यूज़ एजेंसी है, बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, खबरों की एजेंसी, मैंने भी वहाँ नौकरी करी, ऐसा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में इस कंपनी को गौतम अडानी चला रहे हैं। गौतम अडानी ने ये कंपनी खरीदी अनिल अंबानी से। तो गौतम अडानी ये जो कंपनी चला रहे हैं, इस कंपनी ने मोदी जी को सीटें दी हैं, इसने 145 से 165 महायुति को। तो क्या आपको लग रहा है
कि ये अडानी की कंपनी जो है आईएनएस, इसके आंकड़े सही हैं या आप इन आंकड़ों को नहीं मानते? क्या बीजेपी यानी महायुति एनडीए 145 से 165 सीट लाके चुनाव जीतने जा रही है, या आपको लगता है ये मिसलीडिंग है, ये जो सर्वे है? नहीं नहीं, देखिए दीपक जी, आम लोग इसको अनदेखी नहीं कर सकते हैं। ये इसके ऊपर जरूर से हमको गौर फरमाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर प्रिपेयरिंग ए ग्राउंड, ओहो, कि ये, हाँ, ये प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड है कि भाई हम तो पहले बोलते थे भलाई उसके लिए वो यूज क्या क्या करेंगे, वो ईवीएम यूज करेंगे या इनका कोई और नौटंकी या कुछ करेंगे, नोटों की बरसात करवाएंगे, बट दे आर प्रिपेयरिंग ए ग्राउंड, कि हमने तो पहले बोला था इतने आने वाले करके। तो ये उसका भी ये हो सकता है, कंपनी अडानी की है, तो ये सबसे मेन बात, इनका ये महायुति की सरकार बैठाना ये किसकी मजबूरी है मुझे बताइए ना। ये तो गौतम अडानी की ही मजबूरी है ना। सारे प्रोजेक्ट उसके मुंबई में है, लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और उसके ये अगर नहीं रही, तो उद्धव जी ने तो बता दिया ऑलरेडी उसको कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम इसको स्टे दे देंगे सारे तुम्हारे धारावी फारावी प्रोजेक्ट को। तो ये कोई 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 100 करोड़ के प्रोजेक्ट थोड़ी है, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट है। तो नेचुरली उनकी तो ये मजबूरी है, और उसके लिए मैंने बताया था कि 5-10 हजार करोड़ रुपए इनको फेंकना सर्वे में, इलेक्शन में, हर चुनाव क्षेत्र के अंदर 288 चुनाव क्षेत्र है साहब, और इसके अंदर इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए भी फेंके, तो कितने होने वाले हैं पैसे, आप ही सोचिए जी। चलिए, लेकिन एक चीज मैं मान गया, आप कह रहे हैं कि साहब गौतम अडानी की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, तो भाई अगर गोदी मीडिया है, गोद में बैठी है, तो वो उसके सर्वे पे आप यकीन नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड बना रहे हैं। लेकिन आप खुद एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, मतलब 50 वर्षों से ज्यादा का आपका करियर है, यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट महाराष्ट्र में। भाई आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, आपका सर्वे क्या है अपना? आपके दिमाग में भी तो कोई सर्वे होगा प्रकाश जी। मेरा सर्वे जो है, ये मेरा जो आकलन है, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, पहले तो 25-75 था, बाद में 40-60 पे आ गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से खबरें आ रही है, जिस तरीके से नोटों की बरसात हो रही है, तो क्या है कि अभी देखिए, और उसके बाद में जो अभी मैंने मेरे सारे रिपोर्टर से भी सारे रिपोर्ट लिए, तो उसमें इन्होंने जो खेला खेला है, मैं विदर्भ की बात करता हूँ, मेरा तो विदर्भ के बारे में अभी आकलन हो गया है कि करीब करीब 30 सीटों के ऊपर, 30 सीटों के ऊपर ये लोग आ रहे हैं, बीजेपी वाले यानी महायुति के लोग। मिनिमम 30 बोल रहा हूं मैं आपको, 30 से 35। अभी हमारे 62 लोग हैं पूरी के पूरी। अब 62 में अगर 30 इनके पास में आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो कहने का मतलब कांटे की टक्कर होगी, और जहां जो पार्टी के पास में विदर्भ आ गया, तो कहने का मतलब सरकार उसकी बनती है, ये भी बात ध्यान में रखिए। तो ये मैं इसलिए इशारा दे रहा हूं कि ये जो कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी है, वो लोग जिसको टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं, इन्हें नहीं, बीजेपी से लोग नाराज है तो वो जाएंगे कहा, हमारे पास में आएंगे, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों को मेहनत करनी चाहिए। ये लोग सोए हुए हैं, इनकी कोई मीटिंगें नहीं चल रही है। राहुल गांधी ने धोखे निकालना चाहिए विदर्भ, ये मैं बोलता हूँ। ओके ओके, आप कह रहे हैं कि थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ग्राउंड पर कहीं ना कहीं नाराजगी बीजेपी से। लेकिन एक शक आपने और जाहिर कर दिया कि हर तरह का खेल, पैसे का, मशीन का, हर तरह का खेल हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गौतम अडानी जी की न्यूज एजेंसी अपना कोई ग्राउंड तैयार करी। मैं सीधे आ रहा हूँ सुधीर जी के पास। सुधीर जी, आप तो पूरा महाराष्ट्र का भ्रमण कर रहे हैं, कभी आप विदर्भ में होते हैं, कभी आप शरद पवार की कंस्टिट्यूंसी में होते हैं, मुंबई में तो आप रहते ही हैं, वहीं आपका दफ्तर है। आपको क्या लग रहा है, जो दोनों सर्वे हैं, एक सरकार कांग्रेस की बन रही है, एक तरफ बीजेपी की सरकार बन रही है, आपको क्या लग रहा है कि क्या फाइट टफ है, या अभी भी आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को एज है, दे आर लीडिंग द बैटल? देखो दीपक जी, महाराष्ट्र में जैसे लोकसभा की चुनाव है, उस चुनाव में जब हम वोट शेयर की बात करते तो उसको एनालाइज करते, तो वोट शेयर महाविकास आघाड़ी का 43% और महायुति जिसको हम एनडीए कहते हैं उसका 41 समथिंग परसेंट है। तो लगभग 1%, 2% का सिर्फ डिफरेंस था वोट शेयर में। लेकिन रिजल्ट जो सीट जो कन्वर्जन हुआ वो महाविकास आघाड़ी में इफेक्टिवली हुआ, तो उनके सीटें 30 आई और महायुति के 17 सीटें आई, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ। लेकिन वोट शेयर में इतना डिफरेंस नहीं। वही बात देवेंद्र फडणवीस बार बार दोहरा रहे, उनके कार्यकर्ता को, अलायंस पार्टनर को, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। हम अच्छी तरह से बैटिंग करें तो हम पावर में बिल्कुल आ सकते और पावर रिटेन कर सकते।
मुझे लगता है कि वही जो सर्वे, दोनों सर्वे ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों सर्वे में जो भी कुछ नंबर दे रहे वो एज का नंबर दे रहे, ज्यादा नंबर नहीं दे रहे, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए सबका आकलन इन टोटलिटी करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहता है सब चीजें का जानने का, उससे जब हम मोटा मोटी बात करते हैं सब चीजों का, मोटा मोटी बात करना है, रीजन वाइज बात करना, कौन सी रीजन में कौन ज्यादा चलेगा, रीजन का एक इन्फ्लुएंस रहता है। जी। महाराष्ट्र में जैसे विदर्भ है, विदर्भ में मुझे लगता है कि कांग्रेस को एज रहेगा उस जगह पे, क्योंकि नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है और कुणबी कम्युनिटी से आते हैं और ओबीसी है, तो कुणबी का बहुत सबका बहुत बड़े पैमाने पे विदर्भ में, विदर्भ में आप कह रहे हैं कांग्रेस आगे जी। मराठवाड़ा, मराठवाड़ा जरंगे फैक्टर उन्होंने कैंडिडेट खड़े न करने की वजह से शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एज हो गई। वो कैंडिडेट खड़े करते तो उनको डैमेज होने की बहुत भारी आशंका थी। और ये जो आप कह रहे हैं कि मराठवाड़ा एरिया में आप कह रहे हैं कि वहां पर भी महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस को एज मिल रही है, विदर्भ में भी एज है। और ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, जो पुणे का एरिया है, जो शरद पवार का किला है, पश्चिमी महाराष्ट्र, वहां के क्या हाल है? वहां पर भी तो आपने बड़ा भ्रमण किया है। देखो पश्चिम महाराष्ट्र, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, वहां को जो निचला वाला तबका है, जैसे कोल्हापुर हो, सांगली हो, सातारा है, वहां पे शरद पवार अच्छी तरह से अपनी पैठ जमाए हुए, कांग्रेस भी ठीक ठाक है। लेकिन जब पुणे जो अर्बन एरिया शुरू हो जाता है, वहां पे बीजेपी, जैसे अर्बन वोटर में बीजेपी का ज्यादा बोलबाला रहता है, तो वहां पे वो काउंटर कराए। तो मुझे लगता है कि वहां पे 50-50 होगा, नहीं तो 60-40 होगा। 60% महाविकास आघाड़ी हो सकती है, 40% महायुति हो सकती है, नहीं तो 50-50 होगा वहां पे। तो ओवरऑल आपको लगता है महाविकास अघाड़ी को एज है, ऐसा लग रहा है आपको? तो हम जब चार पांच रीजन की टोटलिटी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये है जो महाविकास आघाड़ी के फेवर में लग रहा है, क्योंकि उनके पास में जो कास्ट कंसोलिडेशन है, जैसे मराठा है, दलित है, मुस्लिम है और बाकी ओबीसी की छोटी जाति उनके पास है। बीजेपी के पास ऐसा कोई एक बड़ा सेक्शन नहीं है कास्ट का। ओके लखेड़ा साहब, आप तो आंकड़ों पर भी अध्ययन करते हैं, बात भी करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से चीजों को तौलते हैं। आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र इस बार कौन जीत रहा है? मैंने बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा, कौन जीत रहा है आपको लग रहा है? मोदी शाह फिर कोई खेल कर जाएंगे? देखिए, मैं एक बात, जो मेरा महाराष्ट्र के दो विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं के सामने ही और लाखों लोगों के सामने बात बोलना चाहता हूँ कि जो एमबीए है, राहुल गांधी है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे, इनका रैली में जो लोग आ रहे हैं, वो लोग भाड़े पर लाके नहीं आ रहे हैं, वो लोग अपने आप आ रहे हैं। ज्यादातर लोग, मैं टॉर्च लेकर के तो नहीं जा सकता उधर, लेकिन लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है, जो आई टू आई कांटेक्ट लीडर के साथ हो रहा है, वो मुझे ये पता लगा, पश्चिमी महाराष्ट्र हो या मराठवाड़ा हो या उत्तर महाराष्ट्र हो और या बाकी क्षेत्र जहां विदर्भ हो, वहां पर जो भीड़ का लिडर के साथ में चुपचाप रहकर उनकी बात सुनना और रिस्पॉन्ड करना, वो अपने आप में बहुत अंडर करंट है पब्लिक में इन एमबीए के लिए। और जो भीड़ आ रही है, वो भीड़ बता रही है कि इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको डिफीट नहीं कर सकता कोई। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूं कि जिस तरह से अमित शाह और मोदी देवेंद्र फडणवीस को प्रमोट कर रहे हैं पब्लिकली, अब तो पब्लिकली करने लग गए, उसका भीड़ में कोई अंडर करंट दिख नहीं रहा है जो दिखना चाहिए। कि भाई आप किसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो भीड़ को ताली पीटनी चाहिए, भीड़ को जिंदाबाद करना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, ये कहीं हो नहीं रहा है। तो ये जो आपके पास जो फेस है, वो फेस जिसको कहते हैं वो डिफेस हो चुका है। वो लोगों ने एक बार उसको चीफ मिनिस्टर देखा है, 5 साल तक देखा है, उसके बाद उसका ये जो सरकार गिराई, उस सरकार गिराने में उसका की रोल था। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है एमबीए के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत जल्दी आ रहा हूं मैं आपके पास, बहुत जल्दी राउंड में आ रहा हूं, क्योंकि अभी एक सवाल जाते जाते मुझे सुधीर जी से पूछना है। प्रकाश जी आपसे, उसके बाद सुधीर जी के पास और फिर लखेड़ा साहब के पास। ये उमाकांत लखेड़ा भाई पारखी आंखें हैं, है ना, पिछले 3-4 दशकों से, 30-40 बरस से इलेक्शन ही कवर करते आए हैं। ये कह रहे हैं कि साहब जो महाविकास अघाड़ी है, वो जो उसकी रैलीज में जो भीड़ उमड़ रही है, उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए, शरद पवार को देखने के लिए, कांग्रेस की रैलीज में, ऐसी भीड़ हम मोदी और शाह
उनकी रैलीज में एक तो भीड़ नहीं दिख रही, पब्लिक का कनेक्ट नहीं दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि जिस लीडर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मोदी और शाह, देवेंद्र फडणवीस पर तालियां नहीं बज रही, जिंदाबाद नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता है कि मोदी और शाह ने जिस फेस को, देवेंद्र फडणवीस को आगे किया है, ब्राह्मण फेस, क्या ये क्लिक नहीं कर रहा महाराष्ट्र में? भाई फडणवीस तो बड़े पॉपुलर थे जब 2014 में जब आए थे वो, कि साहब यंग बॉय, वंडर बॉय। बिल्कुल उमाकांत जी ने बिल्कुल मुद्दा पकड़ लिया है और मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं उनको। और उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बताया है ना, ये तो बिल्कुल सोचने लायक है कि देखिए, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो पब्लिक आ रही है महाविकास आघाड़ी के साथ में, ये ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर जो इलेक्शन जो है ना, ये जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन भी लोगों ने हाथ में लिया था, उसी तरीके से ये इलेक्शन भी लोगों ने हाथ में तो लिया है, खुद होके लोग जा रहे हैं, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया ना, मैं उसके अंदर और एक जोड़ूंगा। देखिए, इन्होंने तो ओबीसी जोड़ा, मराठा जोड़ा, किसान का जोड़ा भाई। किसान का तो सबसे बड़ा तबका है, वो तो सबसे ज्यादा, अगर महायुति से अगर कोई नाराज अगर तबका कोई है ना, किसान है। किसान पिछले 2 सालों से इन्होंने किसानों की बिल्कुल क्या बोलेंगे इसको, कि दुर्गति कर दी है और उपेक्षा कर दी है, दुर्गति कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है, ये किसानों का, ओबीसी का। मूल रूप से ये सारा का सारा जो ओबीसी मराठा जो ने किसान में बटा है ना, ये दोनों जातियों के मूल रूप से धंधे क्या है? इनके धंधे किसानी है, दूसरा कुछ नहीं। किसानी के ऊपर ही डिपेंड है सब ये लोग, इनमें कोई नौकरी वाले थोड़ी है। और ये जो महायुति का इन्होंने बताया बीजेपी का, तो ये अर्बन वाले लोग है, पैसे वाले लोग है शहर में। ये भी बिल्कुल इन्होंने मुद्दा पकड़ा है और मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। फडणवीस के बारे में आप क्या कहेंगे कि मोदी जी ने अपने चेले, फडणवीस के बारे में, देवेंद्र फडणवीस को लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या फडणवीस को प्रोजेक्ट करना, मोदी जी ने अपने चेले को प्रोजेक्ट कर दिया, क्या ये सही फैसला लिया है मोदी जी ने, या ये बूमरैंग कर सकता है, ना उल्टा पड़ सकता है? नहीं, वो ऑलरेडी साहब बूमरैंग हो चुका है और उनका अभी कोई महाराष्ट्र के अंदर वजूद रहा नहीं है फडणवीस का। वो कितना भी खुद को अभी वो उन्होंने देवा भाऊ करके नाम भी बदल दिया उन्होंने, अभी कोई देवेंद्र फडणवीस वगैरह नाम नहीं आते, देवा भाऊ हो गया है वो। लेकिन ये कोई देवा भाऊ वगैरह करके और लाडला भाऊ वगैरह कुछ चलने वाला नहीं है। एक चीज प्रकाश जी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट करना एक गलत दांव मोदी ने चल दिया, क्योंकि फडणवीस ये कह रहे हैं कि वो एक तरह से उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो चुका है, कुछ किया नहीं फडणवीस ने। सुधीर जी, मैं जान रहा हूं आप जल्दी में हैं, आपको रिपोर्ट फाइल करनी है। एक चीज मुझे आप बताइए कि क्या मैं अगर ये दोनों सर्वे किनारे रख दूं, एक प्रो बीजेपी एक प्रो कांग्रेस, कोई फायदा नहीं है सर्वे करने का, सर्वे बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। पिछली बार हमने हरियाणा में देखा, सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि साहब कांग्रेस की सरकार बन रही, लेकिन कुछ और हो गया। तो चलिए सर्वे अलग रखते हैं। मुझे एक चीज बताइए कि क्या आपको लगता है कि अभी भी जो शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे, ये जो दोनों छत्रप नेता हैं, मराठी अस्मिता पे इनका जो है पूरी राजनीति स्थापित है, क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पराजित करना मोदी और शाह के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा? किसी को पराजित करना, इसके लिए उसके पास क्या स्ट्रैटेजी, वो इंपॉर्टेंट रहता है, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती के ऊपर गलती कर रही है। ये आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे ये स्लोगन से शुरू हुआ था। लेकिन आज सब जो अखबार है, मराठी अखबार हो, अंग्रेजी अखबार है, वहां पे क्या आ गया, एक है तो हम सब सेफ है। तो इसका मतलब पहला स्लोगन उनका काम नहीं किया, पहला स्लोगन बुमरैंग कर रहा है, इसलिए तो एक है सेफ, ये आ गया। दूसरी बात जो मतलब आप कह रहे हैं नारा बदल दिया, बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी का बटेंगे तो कटोंगे बदल के एक है तो सेफ है, ये नया नारा दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बीच चुनाव में नारा नहीं बदलना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो नैरेटिव सेट करने में सबसे एक्सपर्ट, मास्टर वर्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कहां ना कहां गलती हो रही है, तो उसके वजह से नारा बदल रहे। नहीं तो योगी जी का दिया हुआ नारा तो मोदी जी क्यों अपने दूल्हे की रैली में चेंज करते? और वो बाकायदा बड़ी पैमाने पे अखबार में फ्रंट पेज पे सब एडवर्टाइजमेंट किया गया, एक है तो सेफ है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनॉरिटी वोट है 10 से 12%, बंबई में तो 18% है, वो वोट को तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
और दूसरी बात, वो माइनॉरिटी के साथ में आ जाता है 30 to 35% मराठा, 10% दलित, 7% ट्राइबल वोट। ये बड़ा चंक है। ये चंक जनरली हिंदुत्व के अम्ब्रेला में नहीं आया महाराष्ट्र में, इवन दो आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है। यही दुख की बात बीजेपी के लिए है। सुधीर जी ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, अंडरलाइन की। इन्होंने कहा कि ये जो जगह जगह रैलीज कवर कर रहे हैं, चुनाव को महाराष्ट्र में कवर कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी मोदी जी की पार्टी में कंफ्यूजन बहुत है, असमंजस की स्थिति बहुत है, लोग कंफ्यूज हैं। कभी वो एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाते हैं, कभी फडणवीस को आगे बढ़ा देते हैं, कभी योगी जी का नारा चलता है तो कभी अपना नारा बना देते हैं, नारे बदल रहे हैं, नेता बदल रहे हैं, तो कंफ्यूजन है। जबकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी में मोटे तौर पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोऑर्डिनेशन बेटर है, और ये महाविकास अघाड़ी की एक ताकत है जिसको ये बता रहे हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा लखेड़ा साहब, ये जो सुधीर भाई ने कहा कि योगी जी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, अब योगी जी और गुजरात लॉबी में बनती नहीं है, तो मोदी जी ने इस नारे को ही हटा दिया, खत्म किया। तो इसकी वजह क्या है कि अमित शाह योगी का नारा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? ये हालत है बीजेपी की। बीजेपी के वर्कर्स का, जब बीजेपी के वर्कर्स, कुछ लोग मुस्लिम बस्तियों में रहते हैं और कुछ इनके इक्का दुक्का जो पेड मुस्लिम्स हैं नेता, जो टोपी पहन के भाजपा की इफ्तार पार्टी में जाते हैं, उन्होंने इनको फीडबैक दिया। जो मेरी बंबई से रिपोर्ट है, महाराष्ट्र से, उन्होंने फीडबैक दिया, भैया नारा बदल दो, इसलिए जो हमारा समाज में हम जाते हैं, लोग कहते हैं हमको बांटेंगे कटेंगे, बात करो, तुम बीजेपी वालों के साथ घूमते हो। तो इन्होंने तत्काल उस नारे को बदल दिया और कहा कि अरे यार उन्होंने ये गड़बड़ कर दिया, इससे तो रिपकशंस हो जाएगा इलेक्शन में, महाराष्ट्र में हम चुनाव हार जाएंगे इस चक्कर में। तो एग्रेशन हो रहा। जो दलित है, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज, 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है महाराष्ट्र में, वो भी अपना असर रखते हैं, शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में भी, वो भी इसके खिलाफ है। और हार जीत का जो फैसला होता है 2-2, 4-400 से हो जाता है विधानसभा में, 5,000, 4,000, 6,000 से। तो ये जो माइनॉरिटी वोट है, इसको आप महाराष्ट्र में इग्नोर नहीं कर सकते। 15% के करीब माइनॉरिटी वोट है महाराष्ट्र में, ऐसा मेरा आकलन है। और मुझे लग रहा है कि ये जो चीजें हो रही हैं, एक चीजें हो रही हैं, अगर महाराष्ट्र में जो अंतर्विरोध उभर रहे हैं विद इन महायुति, उसके लिए सबसे बड़ा जो इनके कमांडर हैं अमित शाह, अगर ये हारेंगे तो उसकी जिम्मेदारी अमित शाह की होगी, क्योंकि अमित शाह रोज कंट्राडिक्टरी बयान दे रहे हैं। पहले दिन फडणवीस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगले दिन कह रहे हैं नहीं चुनाव के बाद आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और एकनाथ शिंदे, शरद और अजीत पवार के लोग कह रहे हैं बेटा अभी आने दो, अभी रिजल्ट आने दो, अब हम बताएंगे कि कौन इलेक्शन के बाद कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। तो ये तो किंग मेकर जो एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार है, ये इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार इनका नेता को बनने नहीं देंगे। तो वो ये पावर कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये झगड़े इलेक्शन आते आते और बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और बढ़ेंगे जी, झगड़े और बढ़ेंगे। और एक चीज आपने कही कि योगी आदित्यनाथ ने जो बटेंगे तो कटेंगे कहा, मोदी और शाह को लग रहा था, फीडबैक आ रही थी कि भैया ये बहुत ज्यादा आक्रामक है, ये उत्तर प्रदेश में चल सकता है, कानपुर, बनारस, अलीगढ़, लखनऊ में चल सकता है, लेकिन थोड़ा मुंबई और महाराष्ट्र को समझना पड़ेगा, यहाँ ये बहुत एग्रेसिव नारा नहीं चलेगा, इसलिए नारा बदल दिया, थोड़ा डाइल्यूट कर लिया, एक हैं तो सेफ हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो गए मोदी जी। हालांकि राजनीति हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं। प्रकाश जी लास्ट आंसर आपसे चाह रहा हूं इस आज के शो का। सारी बातें हमने कर ली, कटेंगे तो बटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, हमने अजीत पवार को भी डिस्कस कर लिया, एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब की आपने बैंड बजा दिया, और बहुत कुछ जो है वो सुधीर भाई ने बता दिया। मुझे अब दिल की बात बताइए कि आपका दिल क्या कह रहा है कि ये जो युद्ध है, महासंग्राम है, इसमें ट्रम्पेट किसका बजने जा रहा है, किसकी जीत होने जा रही, कौन आगे खड़ा दिख रहा है आज की तारीख में? आज की तारीख में तो बता दीजिए, 23 तारीख को फिर देखा जाएगा। देखिए ऐसा है, शरद पवार तो आपको मालूम है चाणक्य है, उन्होंने इसलिए पहले ट्रंप ले लिया, तुतारी तो उन्होंने ले लिया ना, उनका चुनाव चिन्ह ट्रंप, तो वही बजाने वाले हैं, उसके बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी ऐसा है कि जो नारे चल रहे हैं ना, वो नारे के ऊपर का मैं इनके लिए एक नारा देता हूं, उनको आपके माध्यम से उनको बोलो कि ये जो नारे दे रहे हैं ना, उसका तोड़ नारा मैं देता हूं उनको कि लड़ेंगे तो जीतेंगे,
लड़ेंगे तो जीतेंगे या फिर लड़ेंगे तो बीजेपी को हटाएंगे, ये दो में से Okay. कोई भी चुन लो बोल रहा हूं आपको। लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये आप महा विकास अघाड़ी को आप मैसेज दे रहे हैं कि भाई लड़ो, हाँ लड़ो, आगे हाँ। लड़ो, आगे बढ़ के लड़ो, फ्रंट फुट पे खेलो। लास्ट क्वेश्चन सुधीर जी, भाई ये कह रहे हैं कि आखिर में जो ट्रम्पेट है, तुतारी जो है वो शरद पवार की ही बजेगी, बिगुल उन्हीं का बजेगा, ये कह रहे हैं। आप सहमत हैं कि आखिरी में शरद पवार ही खेल पलट देंगे सारा? इज इट पॉसिबल? मैं प्रकाश जी बहुत सीनियर है, वरिष्ठ भी है, तो उनकी बात को सहमत हूं, लेकिन थोड़ा एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। शरद पवार के जो सिंबल है वो आदमी जो तुतारी बजाने वाला आदमी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी और उसमें एक चीज रखी है, उसमें से एक ट्रम्पेट भी दिया है। वो ट्रम्पेट की वजह से उन्होंने सातारा का लोकसभा का सीट खोया है शरद पवार ने। दूसरा, डिंडोरी जो लोकसभा क्षेत्र है जो एसटी रिजर्व है, वहां पे ट्रम्पेट, सिर्फ ट्रम्पेट, मैन वाला ट्रम्पेट नहीं, सिर्फ ट्रम्पेट का आदमी को किसी ने उसको देखा भी नहीं। वो आदमी मुझे लगता है किसी ने गोवा भेज दिया था। वो आदमी को 1.5 लाख वोट मिले। कितने? 1.5 लाख। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये ट्रम्पेट है ना, सिंपल ट्रम्पेट, उससे भी नहीं तो आपको लग क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है? 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि शरद पवार ही बिगुल बजाएंगे, क्या शरद पवार बाजी पलट सकते हैं? पलट सकते हैं? देखो, शरद पवार में ताकत है बाजी पलटने की। हमने वो 2019 में भी देखा है कि जिस तरह से उन्होंने बारिश की उनकी रैली हुई थी और ईडी के नोटिस के बाद में ईडी का नोटिस इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो उसके शरद पवार से सीखना चाहिए बाकी पॉलिटिशियन ने। एक्चुअली उसके जो उनके जो भतीजे, उन्होंने एक्चुअली सीखना चाहिए था ईडी नोटिस से। डर के मारे उधर से जाने के बजाय ईडी नोटिस फेस करते थे और एक बड़े नेता यहाँ पे उभर जाते हो महाराष्ट्र में। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका जो सवाल का जवाब है, शरद पवार की राजनीति सिर्फ 10 साल 20 साल की नहीं, 40-50 साल का उनका तजुर्बा है। बिल्कुल उनमें सब चीजें हैं कि कैसे चुनाव पलटने की जो ताकत है। उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, 1980s का एक एग्जाम्पल दिया था। उस टाइम पे उनके सब एमएलए छोड़ के गए थे। 60 में से 56 सिर्फ 4 लोग उनके पास थे। दूसरा चुनाव जब लड़ा तो जो लोग छोड़ के गए थे सब हार गए, बाकी नए 40-50 लोग उन्होंने चुन के लाए थे। ये ताकत शरद पवार की है। ओके, ताकत है शरद पवार की। आप कह रहे हैं कि मैच का रुख बदल सकते, ये तजुर्बा है शरद पवार का। लखेड़ा साहब, आखिरी सवाल, और मुझे लगता है इस सवाल में मैं समय बहुत कम देने जा रहा हूं, समय एकदम निकल गया हाथ से। क्या आपको लगता है कि अगर शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे आगे हैं, तो क्या मोदी और शाह ये युद्ध हार चुके हैं, उनके हाथ से युद्ध निकल गया है, या मोदी और शाह और उनके सिस्टम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं करता हूं। मैं बहुत इलेक्शंस को देखा है, करीब से देखा है, हरियाणा भी देखा है, और मैं ये मानता हूं कि जो मोदी है, अमित शाह है, इनके साथ इलेक्शन कमीशन कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। और जो राजीव कुमार हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो कंडक्ट है, वो उन्होंने कलंकित कर दिया इलेक्शन कमीशन को। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं 1991 से 89-91 से मैं इलेक्शन कमीशन कवर कर रहा हूं, और इतना कलंकित इलेक्शन कमीशन जब कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को टोटल एकदम भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच के रूप में काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उत्साह दिखाने की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। जो तीनों पार्टीज का जो कोऑर्डिनेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है बूथ लेवल पर, क्योंकि गुजरात लॉबी बेशर्मी से चुनाव जीतने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। इन्होंने कह दिया पहले कि जैसे महाराष्ट्र में भी जीतेंगे। तो आपने बहुत बड़ी एक नसीहत दी। आपने कहा कि सिस्टम इनके साथ है, गुजरात लॉबी किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए कमर कसनी होगी उद्धव ठाकरे जी को, कमर कसनी होगी शरद पवार साहब को, जिनकी उम्र 84 साल है, हालांकि बीमार भी हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन उसके बावजूद शरद पवार को 84 साल में एक्टिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे को भी होना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी फोकस करना पड़ेगा। ये मेहनत पसीने की लड़ाई है, जो पसीना ज्यादा बहा देगा जीत उसी की होगी, तभी इस सिस्टम को तोड़ा जा सकता है, ये इनका कहना है। यानी कुल मिलाकर इशारा कर रहे हैं उमाकांत लखेड़ा कि भाई कुछ भी हो जाए, मोदी शाह को अंडर एस्टिमेट मत करो।
तैयारी करो, पूरे दमखम की तैयारी करो, ये महाविकास अघाड़ी को वो कह रहे हैं। लखेड़ा साहब आप आए और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और प्रकाश साहब, मैं किन शब्दों में आपका रोज धन्यवाद करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, शब्द मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ आपको सैल्यूट कर सकता हूं, सैल्यूट कर सकता हूं कि इस उम्र में जिस तरह से आप निडर होकर, निष्पक्ष होकर चीजें रखते हैं। और हमारा बहुत-बहुत धन्यवाद सुधीर सूर्यवंशी को, जो हमारे साथ जुड़े, लगातार महाराष्ट्र का चुनाव कवर कर रहे हैं, रोज कम से कम 10-12 रिपोर्ट्स फाइल करते हैं, उसके बाद हमारे शो में आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। नमस्कार।